देख लेते हैं कि लंदन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो शेयर धारक होते थे, कौन शेयर धारक, जिनके पास 500 पाउंड की राशि या इससे ऊपर के जो शेयर होते थे वो वोट करते थे, यानी कि मतदाता होते थे। ये क्या करते थे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुनते थे जिसकी संख्या 2400 सी थी, यानी कि संचालक मंडल। ठीक, इस संचालक मंडल की एक प्रशासनिक इकाई होती थी जो भारत में गवर्नर जनरल और सिविल सर्वेंट की नियुक्ति करती थी। ठीक है, अब हम एक एक करके जैसे पहले बढ़ते हैं हम समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ। तो इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, कंपनी पर नियंत्रण रखने का जो काम था वो उसने स्टार्ट किया। ठीक है, इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य ही क्या था, मुख्य उद्देश्य था कि जो कंपनी के कार्य हैं उनको भारत और ब्रिटेन में नियंत्रित किया जा सके, यानी कि सरकार उसको अपने अंडर में ला सके। ठीक है, तो एक तरफ इंग्लैंड में क्या था कि जो कंपनी थी उसकी प्रशासनिक संरचना यानी कि जो संचालक मंडल जिसकी हमने बात करी उसमें तो परिवर्तन ला दिया गया। वहीं भारत में क्या हुआ, कंपनी के शासन में जो संरचना थी यानी कंपनी शासन की जो संरचना थी उसमें भी परिवर्तन हुआ 1773 के एक्ट से। ठीक है, जैसे लंदन में कंपनी का एक संचालक मंडल होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी। ठीक है, उसमें 24 सदस्य थे। इनका प्रतिवर्ष चुनाव किया जाता था। चुनाव में वोट कौन करते थे, जो 500 पौंड, जिसके से हमने बताया अभी, जिनके पास 500 पौंड से ज़्यादा के शेयर होते थे वो उसमें वोट कर सकते थे। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि संचालक मंडल का जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, जिसमें से क्या होगा कि हर साल 1/4 क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और उन रिटायर की जगह पे जो नए सदस्य आएंगे उनके लिए फिर से निर्वाचन होगा। ठीक, अब क्या कर दिया गया कि जो इनका निर्वाचन होना है उसके लिए एक शर्त रख दी गई कि अब 500 पाउंड नहीं, अब 1000 पाउंड के जो शेयर धारक हैं वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो कंपनी के संचालक थे उनसे कहा गया कि राजस्व संबंधी सभी मामले, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी कार्य, वो जितने भी कार्य करेंगे उनसे क्या करें, अपनी सरकार को अवगत कराएं कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, अब इस अधिनियम से भारत में क्या परिवर्तन आया, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, पहली बात। ठीक है, और गवर्नर जनरल जो वारन हेस्टिंग बने थे उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। ठीक, इस परिषद में जो था कार्यकाल कर दिया गया उनका 5 साल। अब ये जो सदस्य होंगे इन्हें नियुक्त कौन करेगा, ये सम्राट द्वारा नियुक्त होंगे। ठीक है, और संचालक मंडल जो होगा वो सिफारिश करेगा, तब ही सम्राट इन्हें हटा सकता है। ठीक है, यानी कि नियुक्ति होगी सम्राट के द्वारा, हटाए जाएंगे सम्राट के द्वारा, लेकिन हटाने के समय संचालक मंडल सिफारिश करेगा। ठीक है, अब जो ये 4 सदस्य थे इनको देख लेते हैं। जैसे पहले थे फ्रांसिस, दूसरे क्लेवरिंग, मानसान और वारवेल। ठीक है, ये 4 व्यक्ति चुने गए परिषद में। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ विशेष मामलों में बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया कि तुम चाहो तो तुम जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो। ठीक, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसकी हम बात कर चुके हैं, एलिजा एम्पे जिसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, अब उच्चतम न्यायालय में अंग्रेज और भारतीय सभी अपील कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ इंग्लैंड में प्रचलित न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय की व्यवस्था थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंपनी के कर्मचारियों के जो निजी व्यापार थे, जो कंपनी की, जिससे कंपनी में क्या रहा था, अनुशासन नहीं रह गया था, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही थी। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या कर रहे थे, निजी स्वार्थ के चलते, अपने निजी लाभ को देखते हुए वो लोग निजी व्यापार करने लगे थे। ठीक है, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ कमी रही होंगी, जब उसको लागू करने के बाद व्यवहारिकता में जो कमियां देखी गई कि कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए और अमेरिकी उपनिवेश होने के पश्चात भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, यहाँ पे खोना लिखा होगा। ठीक है, यानी कि जब उनके हाथों से अमेरिकी उपनिवेश चला गया था 1776 में, जिसकी हम बात करेंगे विश्व इतिहास जब हम पढ़ेंगे तब। तो जब 1776 में ब्रिटेन के पास से अमेरिकी उपनिवेश चला गया तो उनको लगा कि भारत में हमें अपनी पकड़ और मजबूत करनी चाहिए ताकि भविष्य में ये भी हमारे हाथों से ना चला जाए। तो इसके लिए यह एक्ट लाया गया। ठीक है, कि एक तो जो 1773 में कमियां हैं उनको दूर करेंगे, दूसरी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। ठीक है, अब इसके तहत क्या हुआ, कंपनी पर सरकार का और नियंत्रण स्थापित हुआ। जैसे इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से था, अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया
जिसका अध्यक्ष कौन होगा? ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री, यानी कि सरकार का एक व्यक्ति शामिल कर दिया गया, और इसके 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। ठीक। भारत में गवर्नर जनरल इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना भारतीय राजाओं से सहयोग एवं संघर्ष की संधि नहीं कर सकता था, यानी कि सरकार का कंट्रोल आ गया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले सभी पत्रों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने रखना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक। अब यानी कि जितने भी पत्र भारत से प्राप्त होंगे कंपनी को, वो इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने रखेगी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या है? सरकार का व्यक्ति है, यानी कि सरकार को पता चलेगा कि भारत में क्या गतिविधियां हो रही हैं। ठीक है। आगे, अब गवर्नर जनरल की नियुक्ति तो संचालक मंडल करता था, जो हमने बात की थी, किंतु उसे वापस बुलाने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया, यानी कि सरकार के पास चला गया। ठीक है। और इस तरह क्या हुआ कि भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित होने लगा। ठीक। अर्थात भारत पर द्वैत शासन शुरू हुआ, मतलब एक तरफ तो कंपनी शासन कर रही थी और दूसरी तरफ से सरकार आ गई। ठीक है। इस एक्ट के तहत और क्या हुआ, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है। और भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार क्या किया गया? पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको रट लेना है एकदम। ठीक है। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी पर पूर्णतः नियंत्रण दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल जो है और उसकी जो परिषद है वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित सभी कानून बना सकती है। ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल उनका हो गया। ठीक। अब देखते हैं 1793 का अधिनियम। तो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो बात ये थी कि अनिश्चित काल तक आप लोग व्यापार कर सकते हैं, उसको कर दिया गया 1793 से कहा गया कि अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 20 साल के बाद कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका खर्च क्या कर दिया? भारतीय खजाने पर आरोपित कर दिया गया। यह व्यवस्था कब तक चली? 1919 तक चलती रही। ठीक है। अब आया 1813 का अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या करा कि पहली बात तो ये था कि केवल जो ये था चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। ठीक है। उसी बात को इन्होंने ध्यान में रखते हुए कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया व्यापार पर से। ठीक। दूसरी बात की गई कि अब फिर से इनका 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया कि 20 साल और आपकी कंपनी काम कर सकती है, यानी कि और 20 साल बाद कभी भी समाप्त किया जा सकता है, यानी कि 1813 से अब बढ़ा के कर दिया 1833 तक। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको भी भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी। ठीक है। और कहा गया कि शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करो आप लोग। ठीक है। कंपनी के शेयर धारकों को कोई क्षति ना हो इसलिए उन्हें 10.5% का लाभांश देने की बात की गई, और ये लाभांश कहाँ से दिया जाएगा? ये भी भारतीय खजाने से दिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1833 का अधिनियम। अब पहले तो समाप्त किया था चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए कंपनी के। अब क्या किया कि चीन के साथ व्यापार और चाय संबंधी व्यापार पर जो एकाधिकार था कंपनी का उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और जो 20 वर्षों वाली व्यवस्था थी कि और 20 साल बढ़ा दिया गया, यानी कि अब कर दिया गया कि आप लोग 1853 तक व्यापार कर सकते हैं। आपकी कंपनी 1853 तक भारत में व्यापार कर सकती है, और 1853 के बाद उसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है जब सरकार चाहे। ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बेंटिक भाई साहब जो थे वो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। ठीक है। दास प्रथा का अंत किया गया और कहा गया कि किसी भी भारतीय को जन्म, वर्ण, नस्ल के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए 1833 के एक्ट में ये बात आई थी कि दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा, जबकि ये यहाँ से जाके समाप्त हुई थी पूरी तरीके से 1843 में एलन बरू भाई साहब के टाइम में, जो उन्होंने एक्ट 5 लेके आए थे एक नया कानून, उसके माध्यम से। ठीक है। अगली बात, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद जो थी भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया उसको। ठीक है। पहले दिया था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए, अब पूरे भारत के लिए दे दिया। ठीक। और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें एक चौथे सदस्य इंट्रोड्यूस कर दिया, एक और सदस्य उसमें शामिल कर दिया गया, विधि सदस्य। ठीक है। इस पद के लिए जो मैकाले साहब थे उनको नियुक्त किया गया। ठीक।
अब आते हैं 1853 का जो अधिनियम था उसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ 20 साल की अवधि तो समाप्त हो गई इनकी, उसको आगे बढ़ाया नहीं, भारतीय प्रशासन को कंपनी के अधीन रहने दिया गया, किंतु अब कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। जैसा मैंने कहा, यानी कि अब ब्रिटिश संसद जब चाहे क्या कर सकती थी, कंपनी को हटा के सारा प्रशासन अपने हाथ में ले सकती थी। ठीक है, इस एक्ट के तहत और क्या किया गया, तो कहा गया कि संचालक मंडल से सिविल सेवकों की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया और प्रतियोगिता परीक्षा ला दी गई। ठीक है, संचालक मंडल की सदस्य संख्या जो थी घटाकर 18 कर दी गई और इसमें से 6 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने थे। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि पहले ये 24 हुआ करते थे संचालक मंडल, अब इनको 18 कर दिया गया और उन 18 में से 6 जो होंगे वो ब्रिटिश सरकार मनोनीत करेगी। ठीक है, आ गया 1858 का अधिनियम। तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद ये आया। तो भारत में क्या हुआ, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत पर प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। ठीक है, और इसके साथ कि क्या हुआ, जो द्वैध शासन चल रहा था, एक तरफ कंपनी शासन करती थी, एक तरफ ब्रिटिश सरकार, वो द्वैध शासन भी समाप्त हो गया। ठीक, इंग्लैंड में स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब तो पूरी तरीके से सरकार का कंट्रोल हो गया, अब इसकी क्या जरूरत। ठीक है, और इसकी जगह लंदन में क्या किया, भारत सचिव, एक नया पद इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे हमने 1857 में जिसकी बात की थी, और उसकी 15 सदस्यीय परिषद होती थी, उसका गठन किया गया। ठीक है, यह भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री होता था, जो भारत संबंधी सभी मामलों के लिए सर्वोच्च इकाई था, सुप्रीम था अपने आप में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना सीधा प्रतिनिधि नियुक्त किया, जो वायसराय के नाम से जाना गया, यानी कि अब जो था अब वो होगा वायसराय, और प्रथम वायसराय कौन थे, कैनिंग साहब थे। ठीक है, निष्कर्ष की यदि हम बात करें, इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो इस तरह भारत में क्या हुआ, कंपनी शासन को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार का शासन सीधे सीधे स्थापित हो गया। ठीक है, यानी कि जो व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने शुरू की थी कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, वो अंततः 1858 में पूरी तरीके से पूरी हो गई। ठीक है, यानी कि जैसे सबसे पहली वीडियो आप याद करें अगर हिस्ट्री की, तो हमने बात की थी कि ब्रिटिश विजय एक संयोगवश विजय थी या उद्देश्यपूर्ण। तो यहाँ पे ये बात तय हो गई कि जो भारत पर ब्रिटिश विजय थी वो संयोगवश तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1861 के अधिनियम से क्या किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया गया और इसमें 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, और अब ये परिषद जो थी, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, इसको केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, जिनको कानून अब बनाते थे, उनको फिर से कह दिया गया कि आप लोग अपने कानून बना सकते हैं, जो पहले गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दी गई थी। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की संरचना बनाई। ठीक है, लेकिन ये जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अपने कानून बनाएंगी, ये तब तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक वायसराय साहब जो होंगे उनकी अनुमति ना दे दें। ठीक है, गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थितियों में क्या कर दिया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 1892 का अधिनियम, तो इसकी खास बात यह है कि पहली बार क्या हुआ, निर्वाचन पद्धति नामक शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इस एक्ट के तहत क्या हुआ, वायसराय की परिषद में, यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद कहलाई थी, उसमें 4 सदस्यों की वृद्धि कर दी गई और कहा गया कि इस केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसके तहत अब प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकारों का विस्तार हुआ। वे सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद हमने 1909 का अधिनियम बहुत अच्छे से पढ़ा था, 1919 का बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो उसको छोड़ते हुए हम आते हैं 1935 के अधिनियम पे। तो इसकी परिस्थितियां क्या थी, इसके प्रावधान क्या थे और फिर इसका मूल्यांकन देखेंगे। तो परिस्थितियां तो वही 1927 में जो साइमन कमीशन आया था। ठीक है, सरकार ने यह बात मान ली थी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो असफल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए नए विधान बनाने की जरूरत है। ठीक, वहीं जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी और उन्होंने कहा था कि केंद्र एवं सभी प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। ठीक है, ये भी इसके लिए जरूरी था। और वहीं 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लिया था, हमने बात की थी इसकी।
और वरना फिर सभी नवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे, नहीं बात मानी गई तो। ठीक है, ये हमने बात की थी। तो ब्रिटिश क्या थे, सुधार करने के लिए मजबूर हुए। ठीक है, तो भारत में संवैधानिक विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, जिनकी हमने बात की थी। और जब ये गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुए तो इनके बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। और ये श्वेत पत्र क्या था, यही था कि 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान होंगे वो। तो इसके प्रावधान देख लेते हैं क्या थे। तो एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात की गई। ठीक है, कि एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। उस संघ में क्या होगा, 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे और 6 मुख्य कमिश्नरी होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, देशी रियासतों को भी शामिल होना था। लेकिन ये संघ तब बन था जब आधी या आधे से अधिक देशी रियासतें इसमें शामिल हो सकती हों। ठीक है, मतलब आधी रियासतें तो इसमें शामिल हों कम से कम, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रियासतें शामिल नहीं हुई तो क्या हुआ कि संघ जो था वो अस्तित्व में नहीं आ पाया। ठीक, प्रांतों में जो द्वैत शासन चल रहा था उसका अंत कर दिया गया, जिसकी हमने बात की थी 1909 और 1919 के अधिनियम में। ठीक है, और एक पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। ठीक, प्रांतों को इस प्रकार क्या हुआ कि स्वायत्तता मिली। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। अब केंद्र में इन्होंने देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन आया था और किस अधिनियम से केंद्र में द्वैत शासन आया था। तो 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैत शासन आया था। ठीक है, और इसके तहत क्या कर दिया गया, यानी कि जो विषय थे उनको सुरक्षित और हस्तांतरित सूची में बांट दिया गया। ठीक है, इसी के तहत क्या हुआ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आई। ठीक, जो मताधिकार था उसका विस्तार किया गया। अब ज्यादा लोग वोट कर सकते थे। तो क्या हुआ कि 1919 की तुलना में जो संख्या थी वोटरों की वो बढ़कर 3 करोड़ हो गई। ठीक है, लेकिन अभी भी जो संपत्ति की अवधारणा थी, यानी कि योग्यता क्या थी वोट करने की, संपत्ति, वो अभी भी बरकरार थी। ठीक है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी जिसकी हमने बात की थी उसको अभी भी एज इट इज बनाए रखा गया। ठीक है, 6 प्रांत जो थे उनमें द्विसदनीय विधायिका का निर्माण हुआ, मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में, संयुक्त प्रांत में, बिहार में और मध्य प्रांत में। ठीक है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, एक धारा 93 लाई गई और धारा 93 के तहत क्या हुआ कि वायसराय को विशेष शक्तियां दी गई, यानी कि एज ए राष्ट्रपति शासन की तरीके से। यानी कि यदि उन्हें लगे किसी प्रांत में शासन ठीक नहीं चल रहा है, स्थितियां विकट हो गई हैं, तो वो क्या करता है, प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, यानी कि प्रांत का शासन अपने हाथों में ले सकता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का स्पष्ट बंटवारा करते हुए ये जिसकी बात हमने की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई। ठीक, यदि हम इसके मूल्यांकन की बात देखें तो मूल्यांकन में यह है कि इस अधिनियम में भी ना तो पूर्ण स्वराज की बात सोची गई और ना ही डोमिनियन स्टेटस जैसी कोई बात की गई। ठीक है, लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित कोई बात नहीं हुई जिसकी नेहरू साहब ने बात की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू के लागू रखी। ठीक है, तो नेहरू साहब ने इसलिए इसे क्या कहा, नेहरू साहब ने 1935 के अधिनियम को कहा कि एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, इसमें ब्रेक तो हैं लेकिन इसमें इंजन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिए, सारे जो संवैधानिक विकास था उसको हमने पढ़ लिया है। चलिए मिलेंगे एक नए कोर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।